हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस 1 में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 या 36 करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी संख्या का जातीय मान तथा स्थानीय मान हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल दे रखा है कि 8,945 का जातीय मान तथा स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों जातीय मान तथा स्थानीय मान जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया 8,945 में 9 का जातीय मान तथा स्थानीय मान बताना है। तो दोस्तों जातीय तथा स्थानीय क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जातीय मान समझते हैं। अगर किसी भी संख्या का हमें जातीय मान पूछे, जैसे 9 का जातीय मान पूछा तो 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा। जैसे माना इस संख्या में 4 का जातीय मान पूछा तो उसका जातीय मान क्या होगा, 4 ही होगा। अगर इस संख्या में 8 का जातीय मान पूछे तो जातीय मान 8 होगा। मतलब किसी भी संख्या का अगर जातीय मान पूछ लिया जाए तो जो संख्या दी हुई होती है वही उसका क्या होता है, जातीय मान होता है। अब बात करते हैं हम जैसे 9 का जातीय मान, तो 9 का जातीय मान क्या होगा। अब बात करें हम स्थानीय मान की, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा। किसी भी संख्या का अगर स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले हमें उस संख्या का विस्तारित मान आना चाहिए। जैसे हमें दे रखा 8,945, इसका स्थानीय मान पूछे तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए हमें उसका विस्तारित रूप जरूर आना चाहिए। जैसे 8,945 का विस्तारित रूप होगा, विस्तारित रूप क्या होगा इसका, विस्तारित रूप में जब हम लिखते हैं तो इसको 8,940 प्लस 5। अगर हम 8,945 का विस्तारित मान करें तो इसका मान होगा 8,940 और 5। अब कैसे दोस्तों, आपको हमेशा विस्तारित मान निकालने के लिए क्या करना है, जो 8 है उसके पीछे कितनी संख्या होती है, 1 2 3। 8 के पीछे जितने अंक होते हैं उतने ही क्या लगा देते हैं, 0। इसी तरह 9 के बाद में जितने अंक होते हैं उतने क्या लगा देंगे, 0। 4 के बाद में जितने अंक उतना क्या लगा देंगे, 0। और 5 के बाद में कोई अंक नहीं है तो 5 यूं क्यों नहीं लिखते हैं। किसी भी संख्या का विस्तारित मान अगर हम निकाल लेते हैं तो उससे जातीय मान आसानी से निकल जाता है। अब हमें पूछा है कि 9 का जातीय मान क्या होगा, तो 9 का जातीय मान क्या होगा, 900। अगर हम इसको विस्तारित रूप नहीं निकालना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें देखना 9 का जातीय मान पूछा है तो 9 ही होगा। अगर 9 का स्थानीय मान पूछा है तो 9 के पीछे जितने अंक होते हैं उतने ही 9 के पीछे 0 लगाते हैं। जैसे अगर हम पूछे इसमें 4 का स्थानीय मान बताओ, 4 का स्थानीय मान, 4 के पीछे कितना अंक है, 1 अंक है, तो 4 के पीछे क्या लगा देंगे, 1 0। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 40। अगर पूछे 8 का स्थानीय मान तो 8 लिखना, 8 के बाद में जितने अंक होते हैं उतने ही क्या लगा देते हैं, 0 1 2 3 1 2 3। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8,000। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ है कि 8,67,943 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर लिखो। कि 8,67,943 में जो 7 है उसका स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर पूछा। तो इसमें पूछा क्या, अंतर पूछा। अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर आ जाए तो क्या करना है, हम घटाना। तो सबसे पहले हम 7 का स्थानीय मान निकालते हैं। 7 का स्थानीय मान दोस्तों 7 का स्थानीय मान का, इस संख्या में 7 कहाँ दिया हुआ है, 7 के पीछे जितने अंक होते हैं उसने ही क्या लगा देते हैं, 7 के पीछे 0 लगा देते हैं। तो यहाँ लिखा हमने 7 के पीछे कितने अंक है, 1 2 3। तो 7 के पीछे कितनी 0 लगा देंगे, 3। तो 7 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या आ गया हमारे पास, 7,000। अब पूछा है 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर। 7 का स्थानीय मान तो 7,000 तथा 7 का जातीय मान कभी नहीं बदलता। जो अंक होता है वही उसका क्या होता है, जातीय मान होता है। तो 7 का जो जातीय मान होगा वो क्या होगा, 7 का स्थानीय मान आ गया, 7 का जातीय मान आ गया। हमें क्या पूछा है कि स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर बताना है कि इन दोनों में कितने का अंतर है। तो दोस्तों जब 7,000 में से हम 7 घटाते हैं
7,000 में से अगर हमने 7 घटाए तो कितने बचे? 6,993। 7,000 में से हमने 7 माइनस किए तो कितने बचे हमारे पास? 6,993। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि 6,89,235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा। दोस्तों इसमें सिर्फ क्या पूछा है? ओनली स्थानीय मानों का अंतर। इसमें कहीं जातीय मान नहीं दे रखा, सिर्फ 9 तथा 3 के स्थानीय मानों में अंतर पूछा। तो सबसे पहले किसका स्थानीय मान निकालते हैं हम? 9 का स्थानीय मान। स्थानीय मान दोस्तों इस संख्या में देखो 9 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो 9 का स्थानीय मान 9 के बाद में जितने अंक होते हैं उतनी क्या लगा देते हैं हम? 0। 1 2 3, तो 9 के पीछे 3 0 लगाते हैं हम। क्या हो गया? 9 का स्थानीय मान हो गया हमारे पास 9,000। अब बात करते हैं 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान 3 कहाँ है इस पूरी संख्या में? ये रहा। तो 3 के पीछे कितने अंक है? 1। तो 3 के पीछे कितनी 0 लगाऊं? 1। 9 का स्थानीय मान आ गया 9,000। 3 का स्थानीय मान आ गया हमारे पास 30, क्योंकि 3 के पीछे कितना अंक है? 1 अंक। तो 3 के पीछे कितने 0 लगाऊं? 1। स्थानीय मानों का क्या पूछा? अंतर पूछा। 9 और 3 है, इन दोनों के स्थानीय मानों में क्या पूछा? अंतर पूछा। दोस्तों अगर 9,000 में से हमने 30 घटाए तो हमारे पास क्या बचेगा? 8,970। 9,000 में से अगर हम 30 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है? 8,970। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा है? ए तथा बी पूर्णांक है जहां बी ग्रेटर देन 0, बी 0 से बड़ा है, तो दो पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे कि। दोस्तों हमें एक नियम पता है, जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो भागफल का एक नियम होता है कि भाज्य भाजक भागफल यहाँ क्या आता है? शेषफल। दोस्तों जब हम किसी भी संख्या किसी में भाग देते हैं तो यहाँ क्या आता? भाजक, यहाँ आता भाज्य और यहाँ आता भागफल, तथा जो बचता वो क्या होता है? शेषफल। हमें क्या कह रहा है कि दो पूर्णांक ए तथा बी दो पूर्णांक है। अगर माना हमने ए एक पूर्णांक तथा बी दूसरा पूर्णांक है, ए तथा बी दो पूर्णांक है, ए तथा बी दो पूर्णांक है, ये भाज्य हुआ, ये भाजक हुआ, तो b इज ग्रेटर देन b 0 से बड़ा है, तो पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे कि। तो q कहाँ आएगा? भागफल, और r कहाँ आएगा? शेषफल। तो हमें इनमें क्या बताना है? संबंध बताना है। तो दोस्तों जब भाजक का हम भाजकता से संबंध हम बताते हैं तो हमारा आता है भाज्य या संख्या बराबर। भाज्य संख्या बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस क्या आता है? शेषफल। तो दोस्तों जो ये सूत्र होता है किसी भी संख्या को निकालने का या भाज्य को निकालने का, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों इसमें देखना है हमें भाज्य कितना है? ए भाजक b गुणा भागफल क्या है? q प्लस शेषफल क्या है? r। तो a बराबर क्या हो गया? BQ प्लस r। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया हुआ है? a तथा b दो वास्तविक या रियल नंबर हैं, तो a b इक्वल टू 0 बराबर क्या होगा? दोस्तों अगर a तथा b दो रियल नंबर दे रखे हैं हमारे पास, वास्तविक संख्याएं, तो a b बराबर 0 क्या होगा? अगर दोस्तों हम b को यहाँ ले जाएं, a b का पक्षांतरण करें यहाँ गुणा में, तो यहाँ जाएगा तो बटे में, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 0। अगर हम b को यहाँ से यहाँ ले जाएं, यहाँ गुणा में, तो यहाँ पे आएगा बटे में पक्षांतरण करने पे, और b का भाग 0 में देने पर आता है 0, तो a बराबर 0 या a b बराबर 0। अगर हम b को यहाँ रखें तथा a को बटे में ले जाएं,
तो b बराबर क्या आएगा 0। या तो a बराबर 0 हो या b बराबर 0, अथवा इन दोनों का मान 0 रखने पर भी क्या आएगा a b बराबर 0। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 को करने से पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं भाज्य तथा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, तभी जाकर हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए तो वो संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 12, 20 और भी अनेक ऐसी संख्याएं जिनमें एक अथवा स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, वो कैसी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसमें एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 53, 59, 61, 67, 69, इसमें भाग जाता 3 का। 71, 73, 79, 83, 89, 97। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। यहाँ एक और आता 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। दोस्तों अभाज्य संख्या के कौन कौन सी है? 2 से लेके 97 तक। अब क्वेश्चन आता है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी होती है? भाज्य संख्या 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 1 से और 100 तक के बीच में भाज्य संख्या होती है 74। 1 से 100 तक मुझे भाज्य संख्या होती है जिसमें एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है, वो होती है 74 या 74। और अगर बात करें 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? अभाज्य संख्या तो वो होती है 25। 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 25। अब दोस्तों आप कहोगे सर 74 और 25 तो 99 होते हैं, एक कहाँ गया? तो दोस्तों जो एक होता है उसे ना तो भाज्य है और ना एक अभाज्य, ये सबसे छोटी संख्या के रूप में माना जाता है। इसको ना तो भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य। भाज्य में क्या होगा? 2, 4 से स्टार्ट होगा और 100 तक, और अभाज्य सम है तो ये अभाज्य कैसे हुई? तो दोस्तों देखो 2 में ओनली 2 और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, तो 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी, तो सम सबसे छोटी कौन सी होती है? 2 होती है। दोस्तों आपको भाज्य संख्या याद रखनी है जिसमें एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, वो सब भाज्य संख्या होती है। तथा अभाज्य जिसमें एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, कौन सी होती है? अभाज्य। अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 2, और 2 से लेकर 97 तक। अगर बात करें 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी होती है, तो होती है 74, 74।
और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 25 या 25। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 40 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमें क्या देखना है? 70 से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्या वो टोटल कितनी है। तो दोस्तों 70 से छोटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 70 से ज़्यादा हो जाएगी। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 19। अगर क्वेश्चन आए 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? तो 19। दोस्तों अब सर हमको तो ये अभाज्य संख्या याद नहीं रहती, तो आपको क्या करना है दोस्तों? एक ट्रिक बनानी है। जैसे 2 से और 25 तक हमें 25-25 के 4 भागों में बांट लेना है। 100 को 25-25 के 4 भागों में बांट लेना है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से 25 तक जो अभाज्य संख्या होती है कितनी होती है? 9 होती है। और 25 से 50 तक 25 से 50 तक होती है 1 2 3 4 5 6। तो 25 से 50 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 6। नेक्स्ट बात करते हैं 50 से 75 और 75 से 100 तक। तो 75 50 से लेके 75 तक 75 तक कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6। और 75 से 100 तक 1 2 3 4। तो दोस्तों पूरी संख्या याद रखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है सर, हम पूरी याद रखें। हमको तो सिर्फ ये सारणी याद रखनी है। आपको क्या करना है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है सर? 9। 25 से 50 तक कितनी होती है? 6। 50 से 75 तक कितनी होती है? 6। और 75 से 100 तक कितनी होती है? 4। तो टोटल हुआ हमारे पास 25 10 16 16 9 25। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों क्या करना है? 50 तक देखना 15 और 75 तक में कितने हमारे? 6। 15 और 6। लेकिन हमको 70 से कम चाहिए। तो 70 के बाद में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 71 और 73। इन दो संख्याओं को हटा देना है। 15 और यहाँ 6 में से 2 घटाए तो 4 बचे। 15 और 4 19। तो डायरेक्ट हमारा आंसर कैसा आ जाएगा? 19। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 क्या कह रहा है? 50 से 90 तक अभाज्य संख्याओं का योग। क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों कि 50 से और 90 तक के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका योग क्या होगा। तो दोस्तों हमें 50 से और 90 तक की क्या लिखनी है? सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखनी है। तो 50 के बाद में 53 59 61 67 71 73 79 83 89। दोस्तों 50 से तथा 90 तक की अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। तो हम क्या करेंगे? 50 से और 90 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन सबको किसके रूप में लिख लेते हैं? योग के रूप में या ऐड के रूप में लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं? हम उन सबको जोड़ते हैं। 9 और 3 12 और 9 21 21 और 3 24 25 25 और 7 32 33 9 42 और 3 45 45 का 5 हासिल 4 12 और 8 20 7 27 7 34 7 41 6 47 6 53 5 58
5 63। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 635। दोस्तों 50 से 90 तक की सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं को योग के रूप में या ऐड के रूप में लिखते हैं और उन संख्या को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 635। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया हुआ है, 110 से 120 के बीच की अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है कि क्वेश्चन 110 से 120 की अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, मतलब 110 से और 120 के बीच में कौन कौन से अभाज्य संख्या आती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 110 से 120 तक हम क्या लिखते हैं, गिनती लिखते हैं। 110, 11, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 और 120। तो दोस्तों हमें क्या पूछा, 110 से 120 की बीच की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पूछा 110 से और 120 के बीच की, 120 के बीच में, मतलब इनमें से कौन कौन सी हमारे पास 110 से 120 के बीच में अभाज्य संख्या होती हैं, कितनी है संख्या पूछा। तो दोस्तों 111 में दोस्तों 3 से भाज्य, 111 3 के भाजकता के नियम से 111 किससे भाज्य है, 3 से। 112 एक सम संख्या, तो यह किससे विभाजित होगी, 2 से, 4 से। 113 की हम बाद में बात करते हैं। 114 भाज्य, 115 5 से भाज्य, ये समय दो, तो ये भाज्य। 117 की बात करें तो ये किससे भाज्य है, 13 से भाज्य होगी। 13 नंबर 117, 118 सम संख्या है तो भाज्य, और 119 किससे भाज्य है, 17 से भाज्य। तो दोस्तों 110 से और 120 के बीच में कितनी भाज्य संख्या है, सिर्फ एक अभाज्य संख्या, क्या 113। तो एक, अगर पूछे 110 से 120 की अभाज्य संख्या कितनी है, एक, और कौन सी संख्या है वो 113। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पूछा दोस्तों इसमें कि कौन सी एक ऐसी अभाज्य संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। तो दोस्तों जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो दोस्तों हमेशा ऐसी संख्याओं में हमें अभाज्य संख्या का ही भाग देते हैं। जब भी अभाज्य संख्या की बात करें तो हम हमेशा अभाज्य संख्या का ही भाग देते हैं। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या जो एक अभाज्य संख्या है, तो हमें किसका भाग देना, हमेशा अभाज्य संख्या का ही भाग देते हैं। तो दोस्तों 161 2 से भाज्य नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक विषम संख्या, तो 2 से भाज्य नहीं होगा। 3 से भाज्य करके देखें, 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। 7 और 1 8, तो 3 से भी भाज्य नहीं है। 5 से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 या 5 आना चाहिए इकाई अंक। 7 का भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 7 1, तो यह किससे भाज्य है, 7 से भाज्य है। 161 किससे भाज्य है, 7 से। 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, तो किससे भाज्य है, 7 से। दोस्तों अगर आप पे भाजकता के नियम नहीं आते तो मैंने एक वीडियो बना रखा भाजकता के ऊपर, वो सारे नियम 1 से लेकर 10 तक के सारे भाजकता के नियम मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप भाजकता के नियम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम 221। यह 2 से भाज्य नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक विषम है। 3 का भाजकता 4 और 1 5, 3 से भाज्य नहीं है, 5 से नहीं है। 7 का भाग देते हैं, 7 या 21 1, 7 से भी भाज्य नहीं है। अब बात करते हैं हम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 से भी भाज्य नहीं है। देते हैं हम नेक्स्ट अभाज्य संख्या 13, 13 एकम 13, 13 से अगर भाज्य देख के देखें हम, 13 एकम 13, 12 में से 3 गए तो 9, यहाँ होता है 13 7 91, तो यह किससे भाज्य है, 13 से भाज्य है। 221 किससे भाज्य है, 13 से भाज्य। अब बात करते हैं हम 373 की। 373 2 से नहीं है, 3 और 3 6 और 7 13, 3 से भी नहीं है,
5 से नहीं है, 7 7 पंजे 35, 7 से नहीं है, 11 से नहीं है, 13 का भाग दिया 13 से भी नहीं है। इसको छोड़ते हैं फिलहाल, इसके बात करते हैं। ये किससे भाज्य है? 2 से भाज्य नहीं हो सकता, विषम संख्या। 3 का भाग दिया देखें, 7 7 14, 3 से भाज्य नहीं है। 5 से भाज्य नहीं है। 11 से, 11 चौक 44, 11 3 33, 11 से भाज्य नहीं है। 13 का नहीं जाता, 17 का नहीं जाता। 19 19 दूनी 4 3 7, 19 दूनी 38, 13 में से 8 गए तो 5, 29 57, तो 437 किससे भाज्य है? 19 से भाज्य है। लेकिन 373 किसी से भी भाज्य नहीं है। तो निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 373 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 373 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है कि प्राकृत संख्या n के लिए NQ माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक। प्राकृत संख्या जो होती हैं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो प्राकृत संख्या n के लिए NQ माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। तो दोस्तों हम प्राकृत संख्या लिखते हैं। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से लेकर 2 3 से अनंत तक। प्राकृत संख्या जो होती है 1 से लेकर होती है अनंत तक। अगर पूर्ण संख्या पूछे तो पूर्ण संख्या में हम 0 से लेकर 1 2 3 अनंत तक करते हैं। प्राकृत जो संख्या होती है वो तो होती है 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक, और पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट। तो दोस्तों हमसे पूछे क्या? n प्राकृत संख्या के लिए किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। तो यहाँ लिखा n की घात 3 n। अगर हम n की स्थान पर प्राकृत संख्या 1 लिखते हैं तो 1 का क्यू 1, और 1 में से 1 गया तो 0, तो 1 तो हम नहीं लेते हैं। दूसरी प्राकृत संख्या हम n के स्थान पर हमने क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। तो 2 की घात n के स्थान पर हमने 2 रखा, 2 की घात 3 माइनस n की जगह पे क्या रखेंगे हम? 2 क्यों? क्योंकि 2 एक प्राकृत संख्या। 2 की घात 3 कितना होता है? 8 माइनस 2 बराबर 6। तो NQ माइनस n सर्वदा किससे विभक्त होगा? 6 से विभक्त होगा। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या किससे विभक्त होगा? 6 से हमेशा ही विभक्त होगा। जैसे हम n के स्थान पर 2 के स्थान पर हम 3 मानते हैं, 2 के स्थान पर 3 माना, n का मान 2 के स्थान पर 3 माना, तो 3 की घात 3 माइनस 3, 3 की घात 3 कितनी होती है? 27 माइनस 3, 27 में से 3 गए तो 24। इसमें भी किसका भाग जा रहा है? 6 का भाग जा रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अधिक से अधिक कमेंट करें, तथा जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर ले, तथा बेल आइकन पर ऑल का प्रेस कर